नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर चुनाव भी हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं और मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और सरकारें भी बन चुकी हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री और सरकारों की, तो इस बार बड़ा चेंजेस हुआ है इसमें। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें हम, 230 सीटें हैं यहाँ पर और भाजपा जो है भारी मतों से जीती है। और इस बार जो शिवराज मामा है यहाँ के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, करीबन लगातार 4 बार के मुख्यमंत्री थे और काफ़ी मेहनत करी। इस बार उनको किनारे करके एक ऐसे कार्यकर्ता को लाया गया है, वो होना भी चाहिए था कि भाई नया कार्यकर्ता जब तक नहीं आएगा तो दूसरों को मौका भी नहीं मिलेगा। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मोहन यादव जी दूसरी या तीसरी बार के ये विधायक हैं और एक नया चेहरा है। ये उच्च शिक्षा मंत्री भी थे। अचानक उनको सीएम के लिए प्रमोट किया। सब उसमें रह गए क्योंकि बड़े-बड़े दावेदार थे। सारों को किनारे करके मोहन यादव को बना दिया गया। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ में संजय शुक्ला जी हैं। ये पहले पत्रकारिता से भी जुड़े थे और अभी भी काफ़ी उसमें हैं, एक कंपनी में उसमें जॉब करते हैं, मतलब मैनेजर हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उनसे पत्रकारिता के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे और उनकी भी सोच का। संजय जी, अभी अपन बात करते हैं इस पे कि जो सरकार अचानक चेंज हुई है, मामा का मतलब खत्म हो गया क्षेत्रफल। तो अब इसको क्या मानते हैं कि सरकार मतलब क्या बताना चाह रही है? मध्य प्रदेश की नहीं, तीनों राज्यों में देखिए, सीधी बात है, तीनों राज्यों में एक तो चुनाव के परिणाम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी, या जो स्ट्रेटेजिक प्री पोल पोस्ट पोल वो सब आ रहे थे, एग्जिट पोल्स आ रहे थे, उसमें भी ऐसा नहीं था, क्योंकि भारी बहुमतों से बीजेपी जीती। तो बीजेपी में आज नहीं, ये एक ट्रेंड है, शुरू से है। अगर आप एक पत्रकार की दृष्टि से देखें तो आपको याद होगा जब शिवराज सिंह चौहान ही आए थे तो बिल्कुल नए थे और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। किसी को कोई खबर नहीं थी। शायद उस समय वो यहीं जबलपुर में कहीं थे, गोपाल सदन, हाँ कोई कार्यक्रम कर रहे थे और फिर अचानक से उनके नाम की घोषणा हुई। तो चौंकाने वाला तो निर्णय था और नाम भी चौंकाने वाले थे, लेकिन इतने ज्यादा चौंकाने वाले रहे होंगे ये किसी को कल्पना नहीं। क्योंकि वो समय में जब आप देखें तो उस समय बीजेपी में इतनी बड़ी लीडरशिप नहीं थी, लाइन आप, हाँ, इतने बड़े नाम नहीं हुआ करते थे उस समय। ले दे के मध्य प्रदेश की राजनीति उमा भारती, बाबूलाल गौर, यही दो चार थे, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा जी, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। तब इतना ना तो ऑप्शन था और ना ही ये उम्मीद थी कि इतने ज्यादा चेंज की उम्मीद नहीं करते थे। लेकिन अब ये था कि भाई एक लगभग 2 दशक के बाद अगर आप सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं तैयार करोगे, आप समझिए एक पूरी जनरेशन दही फट्टा बिछाते और झंडा बैनर लगाते, वो चली गई। लेकिन जब आप सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं तैयार करोगे, जमीन से जुड़े नेताओं को ऊपर नहीं लाओगे, तो उसी जो रिक्तता का आपको सामना करना पड़ेगा जो आज की डेट में कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, राजस्थान देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सेकंड लाइन लीडरशिप कोई नहीं है कांग्रेस में, तैयारी नहीं होगी। वहां पे आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, टीके सिंह बाबा और उसके बाद भूपेश पटेल, उन्होंने नीचे, हाँ, नीचे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ पे राजस्थान में थोड़ा था सचिन पायलट का, लेकिन अशोक गहलोत ने उनको भी ऊपर नहीं आने दिया। तो बीजेपी ने ये निर्णय ज्यादातर इन्फ्लुएंस है कांग्रेस की असफलता से कि भैया सेकेंड लाइन लीडरशिप को आप ऊपर लाइए, नहीं लाएंगे तो हमको आगे चल के 10 साल बाद उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो आज कांग्रेस कर रही है। अच्छा, लेकिन एक सवाल अब ये उठ रहा है कि अब यहाँ तो हो गया, अभी लोकसभा है, 3-4 महीने बाद फिर लोकसभा की जी, तो ऐसा लोगों का मानना है और अपन देख भी रहे हैं कि ये मतलब उसको देख के मतलब रखा गया क्योंकि अभी एकदम से जब बिल्कुल कि अब ये बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जैसे भी बात की जा रही थी जातिगत जनगणना की, यहाँ पे मतलब कांग्रेस जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया कि मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, उनके जितने भी राज्यों में बनेगी तो वो जातिगत जनगणना उठाएंगे। मोदी जी ने इसको इनकार किया, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जाति गरीबी होती है। लेकिन अचानक ये समीकरण, हाँ, ये जाति, ये बिल्कुल ये समीकरण, बिल्कुल, हाँ, ये समीकरण बिल्कुल। आप थोड़ा कहाँ से फिर जाती है, आप समझे बात को, थोड़ा सा ध्यान दें अगर तो विष्णु शायद जो वहाँ छत्तीसगढ़ के बनाया है, मैं आपको 1-2 बार अपनी चर्चा में पहले ही बात कर चुका हूँ
कि एक वो जो बेल्ट है राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, आदिवासी बेल्ट मध्य प्रदेश होता हुआ, एक अंडर का हमने आपने कई बार यहाँ वहाँ थोड़ा काम भी जो किया उसके मुताबिक मैं होगा, मेरी जो अनुभव उसके आधार पर था, एक अंडर करंट चल रहा है एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, चाहे वो बीजेपी से भी और कांग्रेस दोनों से, खास करके आदिवासियों में। तो ये जो है हर वर्ग को खुश करना चाहिए, खुश करने की ये राजनीति, यही राजनीति है एक्चुअली। ये सबको साथ, सबका विकास, हालांकि उनका ये है एजेंडा है, लेकिन ये सबको खुश करने की है। और ये विपक्ष के जाति जनगणना के प्रेशर को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने के लिए ये बैलेंस की राजनीति की गई है। नहीं, लेकिन जैसे वो बिहार सरकार ने जब जातिगत जनगणना करवाई तो उसमें खुल के सामने आया कि मतलब किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व, हाँ बराबर है, बिल्कुल जो प्रतिनिधित्व, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। केंद्र सरकार घबरा गई है इन चीजों से। है प्रेशर है, उसका बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसका बहुत प्रेशर है। और आप जो शिवराज सिंह चौहान थे, आपको मैं बता रहा हूँ, जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, और इसका इन्फ्लुएंस भी आपको देखने मिलेगा। और खास करके जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां आपको बहुत ज्यादा इसका प्रभाव देखने मिलेगा। और उस प्रभाव के मद्देनजर ही ये जो बैलेंस का जो राजनीति चल रही है, ये उसी प्रभाव को, उसी प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए ये जातीय जनगणना ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। नहीं, अब लेकिन देखिए, अब ये इनको तो बना दिया, अब सवाल ये उठ रहा है कि मोहन यादव को इन्होंने बना दिया, तो अब मोहन यादव कितने समय तक चल पाएंगे? भले ही डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब जैसे इंजन चेंज भी हो जाता है तो ये क्या इंजन दौड़ पाएगा? इंजन बिल्कुल, अब बात हम बुलेट ट्रेन की कर रहे हैं, ये सपोर्ट इंजन है मोहन यादव जी, ये सपोर्ट इंजन है, मेन इंजन दिल्ली से चल रहा है। हाँ तो वो, हाँ दिल्ली में है वो, ये सब कहानियां हैं। आप समझिए कि एक राज्य स्तर के मंत्री से, कैबिनेट की तो छोड़ दीजिए, एक राज्य स्तर का मंत्री और एक मंडल अध्यक्ष तक की नियुक्ति सारा सब वहां से होती है। तो ये डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, फर्क नहीं, फर्क आप ध्यान दीजिए सिर्फ मेन इंजन पे। मेन इंजन, हाँ मेन इंजन दिल्ली से है वो, हाँ ये सब, हाँ वो चलता रहेगा। और ये आप ये मान लीजिए, हमारी आपकी बातचीत है कि जातीय जनगणना 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, और खास करके हिंदी भाषी राज्यों में, जहाँ से हिंदी भाषी राज्यों में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दक्षिण में इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा जितना उत्तर भारत में पड़ेगा, और ये बहुत जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीबन 52% ओबीसी है जी, है ना। तो अभी जैसे मोहन यादव को जो बनाया गया है, बता रहे कि तकरीबन यादव जो कम्युनिटी के लोग हैं मध्य प्रदेश में 1 करोड़ के आसपास है। तो क्या ये 1 करोड़ को साधने की बात है, या फिर अभी यूपी है, बिहार है? मेन देखिए, हाँ मेन जो है ये मोहन यादव की नियुक्ति, देखिए एक तो सेकंड लाइन लीडरशिप को उनको ऊपर लाना था, है वो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक कोर वोटर है। यादव कम्युनिटी मतलब समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। तो जितना प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं दिखेगा, इससे ज्यादा प्रभाव आपको इसका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा 2024 के इलेक्शन में, मान के चलिए। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, मैं आपको बता दूं कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने, इनका यूपी से भी कनेक्शन है। कनेक्शन ऐसा है कि सुल्तानपुर जो है यूपी का, वहाँ का इनका ससुराल है, इनकी पत्नी वहाँ की है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो यादव वोटर है उनको साधने की कोर, वहाँ के यादव और मुसलमान वो सपा के कोर वोटर हैं, जिसमें से मुसलमान अब धीरे धीरे इधर उधर परिवर्तित होते रहते हैं। कभी वो, अभी एमआईएम में पिछला आप देख लें, विधानसभा में 35 सीटें लड़ी थी आईएमआईएम, वहाँ पे काफी कुछ वोट खींचा उन्होंने। मुसलमानों के लिए एक विकल्प के तौर पे बसपा रहती है वहाँ पे, और अब कांग्रेस उनके लिए विकल्प नहीं थी, लेकिन वहाँ पे अब धीरे धीरे वापस मुसलमान कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है, खास करके लोकसभा के लिए। और अब जो वहाँ पे लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में आएंगे, यादव पूर्व वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, वो डिसाइसिव वोटर्स हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े थे कि काफी कुछ यादव वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए थे। अब उसको और कंसोलिडेट करने के लिए मोहन यादव की नियुक्ति कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। वो लोड, हाँ वो जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट होगा, ये रिप्रेजेंटेशन। चलिए अपन यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश को उसको कितना फायदा? 29 सीटें हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा इस बात का फायदा नहीं होगा। हाँ मध्य प्रदेश में इस बात का फायदा होगा
कि चूंकि मोहन यादव आरएसएस से जुड़े हुए हैं हाँ, और एक नए थे, कार्यकर्ता उनको हैं, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा एक जो बोलें कि अहंकार की भावना आ गई थी कि सिस्टम चेंज नहीं है, सत्ता चेंज नहीं है, सब एक फिक्स हो गया था। तो यहाँ तो पर कहीं ना, तो हाँ, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा थोड़ा आपको रुक के कि शिवराज की अगर बात की जाए तो ऐसा सुनने में आ रहा था, बार बार जो सर्वे हो रहा था, रिपोर्ट्स भी मतलब ऊपर पार्टियां भी ले रही, संघ भी ले रहा था कि शिवराज सिंह सरकार का जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स था, सरकार और ब्यूरोक्रेट्स एक हो गए थे। भ्रष्टाचार अधिकारियों में बहुत इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी, अधिकारी सुन भी नहीं थे, पता इतने बेलगाम हो गए थे कि उनको लगाम सिर्फ एक ही आदमी लगा पा रहा था, वह है शिवराज। शिवराज के अलावा किसी की भी सुनते नहीं थे, चाहे वो नेता हो यहाँ के लोकल या फिर कोई मंत्री। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। अगर जबलपुर की बात मैं करूँ तो एक सांसद, राज्यसभा सांसद है, उनको उपराष्ट्रपति जब यहाँ पे आए थे बैठने के लिए, एक आईएएस अधिकारी ने कुर्सी नहीं, बड़ा बवाल मचा। तो बात इनकी नहीं है, कई मंत्रियों ने भी होता शिकायत क्या करी है कि जब सत्ता केंद्रित हो जाती है, एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहता है, तो लोग उसी व्यक्ति को प्लीज करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, उनको पता है कि मेरा फायदा कहाँ से और मेरा नुकसान कहाँ से। तो तो अब वो, ये ब्यूरो हाँ, अब खलबली मचेगी, खलबली अब मचेगी। खलबली मचेगी। तो अब तो ये अब करना चाहिए कि खलबली जो मचेगी। जहाँ बैठे हुए हैं हाँ, इनको थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे ये, होगी हलचल होगी, तो ये अगर तो होता ही है, चेंज ये करेंगे हलचल अधिकारियों को, होगी। तब कहीं जाके इस पे थोड़ा सा लगाम लग पाएगी, नहीं तो थोड़ा सा बड़ी दिक्कत जाएगी मोहन यादव जी के लिए भी। तो कायदे से जो कि शिवराज सिंह ने जो अपना बिसात बिछा के जो रखी है मध्य प्रदेश के अंदर, उसको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी रहेगा, चाहे वो कार्यकर्ता हों, उनके नेता हों छोटे, और चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, इनको भी हटाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये सबसे बड़े अभी नुकसानदायक होने वाले हैं। संगठन से लेकर सरकार तक रिप्रेजेंटेटिव तय करती है सत्ता, और सत्ता चूंकि लंबे समय तक एक व्यक्ति के हाथ में रही है, इसलिए अभी एकदम से बहुत ज्यादा परिवर्तन की उम्मीद अपन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये कि परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तब कुछ अच्छे परिणाम भी इसके आएंगे। हाँ, नहीं तो वो तो नहीं तो फिर जैसा है बीजेपी आ बस गई है, ऐसे ही चलेगा साहब, चलता रहेगा क्योंकि वो दिमाग में अधिकारी भी यही बैठा के रखे हुए हैं। अभी कुछ जगह ऐसी जानकारी लगी थी कि अधिकारी को, कुछ तो अधिकारी खुश भी हो गए हैं कि चलो सरकार हमारी आ गई, हमारी कुर्सी बच गई। तो वो कुल मिला के कुर्सी नहीं बची, उनको ये लग रहा है कि जैसा सिस्टम पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा। बराबर। तो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स में बैठे हुए हैं, जब तक इनको इधर से उधर नहीं करेंगे, इन पे भी लगाम अगर लगाएंगे, तो इनके लिए भी ये घातक सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि आईएएस जो लॉबी है बहुत मतलब बड़ी बहुत लॉबी वेल होती है, और ये एजुकेटेड तो है, पूरा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सरकारें एक्चुअली दरअसल वही चलाते हैं। नेता तो सिर्फ साइन मारने के लिए और उस करने के लिए तो वही चलाते हैं, और उनको पता है कि किसको कैसा प्लीज करेंगे तो कैसे वो बच्चे रहेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि चूंकि मोहन यादव जी का ऐसा है कि अभी नए हैं, और हाँ, संगठन में भी उनकी छवि अभी ठीक है, तो वो चेंजेस चेंजेस करें। हाँ, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा सा, हाँ, शिवराज भी थे। नहीं पढ़े लिखे शिवराज थे, लेकिन शिवराज में क्या हो गया कि एक मोनोटोनस हो गई थी चीजें कि भाई अहंकार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भाई मेन हम बात करें ब्यूरोक्रेसी पे, ब्यूरोक्रेसी ने ये समझ लिया था कि भाई हम किसके प्रति उत्तरदायी हैं, सिर्फ सीएम के प्रति, शिवराज के प्रति। सेंट्रलाइज हो गई थी चीजें। तो जब चीजें सेंट्रलाइज हो जाती है तो डीपोलराइजेशन ऑफ पावर इसी को बोलते हैं। भैया आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करिए, सबको अधिकार दीजिए काम करने का। मिला कि जो सेंटर, हाँ, जो सेंट्रलाइज हुआ था वो मेरे को इसमें ना कोई आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपन बहुत दिनों से पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, और ना, हाँ, ये था कि नाम जरूर चौंकाने वाले थे। हाँ, अचानक नाम क्योंकि अब इतनी बड़ी लीडरशिप तैयार हो गई थी। हाँ, इतनी बड़ी लीडरशिप तैयार हो गई थी, इतने सारे लोग लाइन में थे, तो हमको लगता था कि विकल्प में तौर पर इसी 7-8 लोगों में इसको एक होगा, लेकिन विकल्प ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड था। तो हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था, बाकी ये तो तय था कि ये होना है। नहीं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जैसे अभी सीएम ने लाडली बहना योजना जो चलाई जी, अब लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ कि भाई सीएम ने इतना बड़ा योजना चलाई, उसका फायदा भी महिलाओं को मिला। अब जब सीएम के साथ ऐसा हुआ तो महिलाएं कहीं रोने भी लगी कि भैया अब हमारा क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कुछ फायदा था ऐसे? ये सब देखिए, लाडली बहना का फायदा यही था कि सत्ता में बीजेपी दोबारा आ गई। इतनी मतलब एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना एक बड़ा फैक्टर था, और दूसरा पोलराइजेशन पॉलिटिक्स थी, जिस पर अपन फिर कभी चर्चा करेंगे।
और रही बात ये कि शिवराज के आने से, शिवराज सिंह चौहान जी के आने से, ना आने से या चले जाने से कितना फायदा है, इसका बहुत नुकसान ज़्यादा कुछ होगा। फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, वहाँ पे हर किसी को मौका मिलता है। हाँ, ये बात तो हाँ, खैर बीजेपी जाहिर कैडर सा बेस्ड पार्टी उसको है, बोलना वहाँ पड़ेगा पे कि हाँ भाई हर किसी को ये जो मौका हर मिलता किसी है। को मौका मिलता है, शायद इतना कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में तो एक जो चीज़ चली आ रही है वो लगातार चलती रहती है, लेकिन ये इस बार जो बीजेपी ने किया है ये तो वाकई में बड़ा तारीफ करने लायक मतलब बात है। अगर लोग बोलेंगे कि भाई ये बीजेपी की तरफ से मतलब उनकी सब सपोर्ट वाली बात नहीं थी, यहाँ पे अगर कार्यकर्ताओं को छोटे से अगर इतना बड़ा अगर अहमियत दे रहे हैं तो किसके मन में नहीं जागेगा कि भाई हम काम करें। इसमें मतलब वो जो अभी नेपोटिज्म की बात चल रही थी कि परिवारवाद, कुछ तो नहीं, नेपोटिज्म कांग्रेस की है। ये सारी नेपोटिज्म चीजें देखिए, ये रहेगा ही कि मैं अगर मैं विधायक हूँ तो मेरी मेरा एक उम्मीद परिवार रहेगी कि है, मेरा बेटा भी विधायक है, मेरी बेटा नहीं वो सारी बेटी पार्टियों विधायक में हो, रहता सब है, सब रहता है। ये बेसिक सोच है, इसमें कोई ज्यादा उसको उसकी बात कमी नहीं नहीं है। करते, और लेकिन ये है कि फिर भी अगर इतना आप ज्यादा नहीं कंपेयर रहता, करेंगे तो क्योंकि अगर ऐसा हाँ, होता तो फिर कैलाश सेकंड विजयवर्गीय के सेकंड बैनर पे लाइन तो वो हाँ, देते नहीं। सेकंड लाइन लीडरशिप बीजेपी में तैयार करना इनकी परंपरा का हिस्सा है वो। और ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये होता है। जो सच है वो सच है, उन्होंने मौका दिया। और दूसरी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि उनके कद के बराबर कोई खड़ा हो। अच्छा, अब ये तो हो गई अपन प्रदेश स्तर की बात हम्म। करते हैं। अगर अपन लोकल जबलपुर महाकौशल की बात करते हैं, आज अभी तक देखा है, जब तक यहाँ पे ईश्वर दास रोहानी जब विधानसभा जी अध्यक्ष थे, उसके बाद मतलब कोई भी मतलब लीडर को मतलब प्रतिनिधित्व नहीं मिला देखिए है ना। या तो फिर हाँ, यहाँ पे नेताओं में ऐसा कुछ है ही नहीं, काम करने की क्षमता, या फिर आप जाने नहीं दिया जा रहा आगे। अपने बचपन की अपन याद करें तो एक नेता हुआ करते थे बीजेपी में, ओंकार प्रसाद ओमकार तिवारी। तिवारी, हाँ सांसद की टिकट दिलवाने की हैसियत थी हाँ, उनकी। ताकतवर नेता थे। और उनकी मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी उस समय वाजपेयी जी हम उनके घर, पत्रकारिता कर हाँ, रहे थे पढ़ तो रहे थे अपन, तो आए थे उनके घर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं थी। ईश्वर दास रोहानी का के साथ ये था कि वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और वो एक बड़ा वोट बैंक था बीजेपी का, था नहीं, अभी भी है। और कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। और बीजेपी में आज से नहीं, ओंकार महाराज के बाद से शुरू से बीजेपी में महाकौशल की उपेक्षा हुई है, खास करके जबलपुर की, स्पेशली जबलपुर की बात करें आप तो आप बताइए किसी को मौका मिला हो बड़ा ऐसा इतना तो, बड़ा प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला है ना। 7 विधायक हैं, देखिए मंत्रिमंडल में क्या मिलता है। हाँ, अभी उम्मीद तो जताई जा है रही ना। है कि भाई अब आए तो कुछ अच्छा मिलेगा, तो उम्मीद तो सभी को, हम लोग भी लगा के बैठे अब देखते हैं कि महाकौशल से कितने लोगों को मतलब प्रतिनिधित्व मिल पाता। वैसे तो उम्मीद की जा रही थी कि सीएम का चेहरा यहाँ से होगा क्योंकि अमित शाह जब यहाँ आखिरी मतलब रैली करके गए थे तो उन्होंने एक चीज आखिरी में बोल के गए थे कि जबलपुर वासियों, इनको जिताइए आप, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम जबलपुर को मतलब बहुत कुछ बड़ा कुछ देने वाले हैं। तो उम्मीद तो ये देखिए लगाई उस जा रही थी, बड़े कुछ की उम्मीद है को ना, दें। बड़े की हाँ, उम्मीद थी देखिए कि, ये लेकिन है, अब मंत्रिमंडल उम्मीद का तो गठन बाकी है। एक बड़ा मतलब पद जो था वो तो अब उज्जैन में मतलब वहाँ चला गया मालूम से। अब बचा है, अब और क्या, अब इससे बड़ा पद क्या होता है, अध्यक्ष तो वो बन चुके हैं, बाकी अब और कौन सा पद है वो देखते हैं, देखते हैं कि शायद प्रतिनिधित्व कुछ मिले। तो अब ये मतलब अब ये जो नई चीज अब शुरू हुई है, जी। तो कांग्रेस को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए अब, कांग्रेस जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई सीख नहीं क्योंकि लेगी वहां तो कांग्रेस। मतलब अब हाँ, रिटायरमेंट वाली उम्र वाले आप लोग बैठे हुए समझिए हैं कि अभी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक ठेके पे चल रही है। अच्छा, ठेका प्रथा वहां पे ठेके, भी चल हाँ, रही है। ठेका प्रथा पे चल रही है मध्य प्रदेश में। वो दिग्विजय सिंह कमलनाथ को ठेके पे है थी चुनाव में, वहां पर भूपेश बघेल और टीके सिंह बाबा की ठेके पर थी। वही राजस्थान चीज का आप देखा, राजस्थान में वही भी, हाँ, चीज वही वही। राजस्थान में थी। तो जब तक दूसरी पीढ़ी के लोगों को कार्यकर्ताओं मौका को, नहीं मिलेगा। नेताओं को सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं तैयार करेंगे, और इसी से सीख लेते हुए बीजेपी ने जो स्टेट में ये मुख्यमंत्रियों की घोषणा की है, आप देखिए कि राजस्थान में यंगेस्ट सीएम शायद पहली बार या पहली बार है ना, ये मतलब उसमें भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। तो आप इस चीज को समझिए हाँ, ये बीजेपी ने कि ही वो तो कांग्रेस से ही सीख लेके ये किया है। उनको सीखना चाहिए फिर दोबारा, वो तो खत्म कर दिया सीखने कांग्रेस को ने। क्या है, अब ठीक है जब तक, है ना। आप तो समझ, अभी देखिए कांग्रेस में अभी विधान नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है, उसमें भी देखिएगा आप किसको मिलता है मौका। जीतू पटवारी ले देखे थे, वो चुनाव वो हार हार गए, गए इस बार चुनाव, काफी लोग बड़े हार है गए। ना। तो आप देखिए, और जब तक यहाँ पे ग्राउंड पे कांग्रेस काम नहीं करेगी
कांग्रेस का अब कुछ होने वाला नहीं है, ये मान के चलिए आप। इतना अच्छा मौका था इस बार, मतलब सारा मतलब मीडिया की जो रिपोर्ट थी सारा मतलब फेल्योर साबित हुआ कहा जाए, क्योंकि उम्मीद भी मतलब इतनी तो बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी, बीजेपी को इस भी ये लग सफलता रहा की था उम्मीद ना, बीजेपी को भी नहीं उम्मीद थी। उनको भी नहीं थी। सारी चीजें मतलब जो थी वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी, लेकिन जरा सी लापरवाही, बोलते हैं ना कि लापरवाही अगर होती है तो दुर्घटना घट जाती है, तो वही चीज यहाँ पर भी हुई है कि इतना सब होने के बावजूद भी ये लोग नहीं समझ पाए। तो अब आने वाले समय में मतलब क्या समझेंगे, अब तो ऐसा लगता है कि हिंदी बेल्ट से साफ होती जा रही है कांग्रेस। हाँ, अगर वो अरे अभी खत्म हो अभी गई बस। वक्त है, अभी नहीं चेते तो फिर तो तब बचे बचे ही क्या भाई, अब नहीं 5 नहीं, साल उम्मीद मतलब तो आपको खैर है, करने में, मतलब जब लेकिन आप ये फिर है से कि आपको जमीन तलाशनी हाँ, पड़ेगी। ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और खास करके वो जो एसी कमरों में बैठे नेता हैं हाँ, उनको जमीन पे जमीन नहीं पर आना आएंगे, पड़ेगा, और क्योंकि नहीं आएंगे तो फिर यही हश्र होगा। मुद्दे इतने बड़े बड़े थे, इतने मतलब बेहतरीन मुद्दे थे। महंगाई, विपक्ष का मतलब बेरोजगारी, एक प्रकार से लोग सामाजिक बोलते हैं, सुरक्षा, हाँ, सब चीज तो था। विपक्ष का बस निर्भर वही था। है कि वो उनको लगता है कि जब बीजेपी फेल होगी तो हम सत्ता में आएंगे, हम्म। और बीजेपी अभी फेल तो नहीं ये हो रही मतलब कुल फिलहाल। में आस लगा के बैठे बस हैं सिर्फ उम्मीद पे कि काम जब नहीं किया, ग्राउंड तक लेवल पे काम नहीं ग्राउंड कर लेवल पाए, पे, ये तो बात सही है कि इतने ग्राउंड मुद्दे लेवल पे होते हैं, काम इनको नहीं। रोडों पे आना चाहिए था। नेता रोडों पे नहीं आए, सिर्फ एसी कमरों में ही बातचीत, थोड़ी सारी मतलब जो आंदोलन होते हैं या पानी यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें होती, जब तक आंदोलन अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अगर उसको सफलता का क्रांतिकारी सबसे बड़ा सूत्र है आंदोलन, आंदोलन, और आंदोलन जन आंदोलन है ना, सबसे बड़े तो सूत्र वो हैं, जन आंदोलन अब आंदोलन। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क पर अगर आप नहीं आएंगे तो नहीं, फिर अपन आप इसमें बीजेपी को भी नहीं बोले, किसी को भी नहीं, बीजेपी सबको। भी नहीं कर रही है अरे वो आंदोलन भाई। सत्ता में वो क्यों हाँ, करेंगे? नहीं बता रहे, कई चीजों में करती थी वो, हाँ, वो आजकल वो भी सत्ता में किनारे हो वो गई, क्यों तो करेंगे वो? एक समय तो मतलब आंदोलन के लिए मतलब जाना जाता था मध्य प्रदेश, लेकिन आज जो है वो आंदोलन दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो खासतौर पर जबलपुर की बात की जाए तो जरा जरा सी बात पे जिस समय हम लोग पत्रकारिता में नए नए आए थे तो ऐसे आंदोलन दिखते थे यहाँ पे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, लेकिन अब सारे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डब्बे में बंद करके रख दिए गए। तो अब क्या लगता है कि अब ये जो चीजें आई हैं, तो अब ये बीजेपी को काफी मतलब बेनिफिट अभी पहुंचेगी फिलहाल तो बीजेपी फ्रंट फुट पे है, और फायदा मिलेगा लोकसभा में। लोकसभा में, बिल्कुल फायदा मिलेगा, खासकर सेकंड लाइन लीडरशिप का मिलेगा। और अगर ध्रुवीकरण की बात करते नहीं हैं तो फिर या अगर जाति देखिए देखिए, अगर समीकरण की बात, फिर एक बात ये किया है, अब इनने सारा सेकंड लीडरशिप की बात की, जी तो फिर तो सेकंड लीडरशिप केंद्र में भी चेंज होना चाहिए ना साहब। बिल्कुल होनी चाहिए फिर भाई मोदी जी को भी अलग, भाई। मतलब वहां प्रधानमंत्री तो किसी और को बनाना चाहिए वहां फिर। तो डिसीजन अनएक्सपेक्टेड रहते हैं ना, हाँ, वहां डिसीजन हो भी सकता है, कोई बड़ी बात करना नहीं नहीं, है। करना पड़ेगा तो बिल्कुल भाई, जब अगर हाँ, आप यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर केंद्र में भी जब चेंज नहीं बिल्कुल होना करेंगे तो फिर चाहिए, कैसी। डिसीजन अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, वहाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि इन सब चीजों का भी फिलहाल तो एडवांटेज में बीजेपी नहीं तो है। फिर भाई पब्लिक के साथ हमने यहाँ पे बता दिया, तो पब्लिक भी तो ये सोचेगी कि भाई हम उसी चेहरे को क्यों देखें, उसी व्यक्ति को। भले ही ठीक है कि वो अभी काफ़ी कुछ उनके समय में हुआ है, काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छी फेवर वाली चीज़ें रही, और राष्ट्रीय से लेके काफ़ी मतलब फायदा, लेकिन अगर वहाँ पे अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो फिर ये किस काम का, प्रदेशों में मतलब सारा कर दिया, रिमोट हम नहीं अपने तो हो हाथ में लगे सकता है, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि 2024 चुनाव के बाद हो कुछ भी हो सकता है, कुछ सकता है। हाँ, कुछ एक अनिश्चित आप निर्णय देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। होगा ऐसा हाँ, लगता वो है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब संभावना केंद्र में पूरी भी है, हाँ परिवर्तन हो बिल्कुल हो सकता सकता है, है, लेकिन चुनाव तक तो चुनाव तक फिलहाल अभी मोदी जी, चलेगा। हाँ चुनाव तक, क्योंकि चुनाव अभी भी मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा तो जाना है। कुल मिला के माने कि गारंटी है मोदी चुनाव का, अभी तो फिलहाल मोदी है ना। है, अभी फिलहाल 3 मोदी है। राज्यों नहीं, सिर्फ 3 राज्यों को तीन राज्यों में देखेंगे। नहीं, टोटल आप उधर हिंदी भाषी बेल्ट में देख लीजिए, दक्षिण से लगभग बीजेपी समाप्त है, हाँ, वहाँ लगभग तो समाप्त है। बहुत हाँ मुश्किल जाएगा। हाँ, उत्तर में आप देख लीजिए, आप इधर देख लीजिए, हिंदी भाषी प्रदेशों में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा से खास करके लेकर के इस तरफ आप आए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरफ देखिए, बिहार उधर, तो अभी तो फिलहाल एक ही नाम है। चलिए एक आखिरी सवाल अपन ये करते हैं कि अब ये तो ठीक है, नई जनरेशन को मतलब इन्होंने दिया है, नए लोगों को आगे कर दिया, लेकिन अब ये पुराने जो धाक लोग बैठे हुए हैं भाई, इनका तो अनुभव ये भी तो काम आएगा। अनुभव है, बस अनुभव ही इनका काम आएगा, बाकी इनमें हाँ, तो विद्रोह का साहस नहीं है। नहीं, साहस विद्रोह की बात नहीं हाँ, कर रहे हैं, तो इनको एकदम से किनारे कर देना। नहीं किनारे नहीं किया गया भाई, आप समझिए, आप जिन 7-8 नामों की बात कर रहे हैं, मध्य खास करके अपन मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये 7-8 नाम पिछले 3 दशक से एक छत्र राज्य कर रहे हैं, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, और अगर सत्ता में नहीं है, मंत्री पद नहीं है, तो भी ये इस स्थिति में है कि मंत्री के बराबर इनकी अहमियत, ओहदेदारी सब है, रखते तो हैं पावर, रखते हैं पावर। तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर केंद्र के जो बड़े लोगों को खासतौर पे जो आप गारंटी देते हैं कि भाई उनको भी कहीं डर था इनसे। नहीं नहीं, डर देखिए, डर 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 8-8, 9-9 लोगों से डर नहीं होगा।
और लेकिन हाँ ये था कि संतुलन बनाने का था कि भाई एक संतुलित व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये एकदम से सबको दरकिनार करके, नई लीडरशिप एकदम से सबको दरकिनार करके, तो ये था कि भाई हाँ अब जो है नए लोगों को मौका दीजिए, अब आपने जितना कमाना था कमा लिया, जितना करना था आपने कर लिया, वही हम बात कर रहे हैं कि दिस इज टाइम टू पे टू द पार्टी। हाँ, अब जैसे यहाँ पे स्टेट में कर दिए तो अब लोग भी तो यही सोचेंगे, नहीं लोग भी तो सोचेंगे भाई केंद्र में भी फिर चेंज होना चाहिए। हो सकता है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, तो उठेगी डिमांड, मैं बिल्कुल उठेगी, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 24 के आम चुनाव तक रुक जाइए, परिवर्तन तो तय है, लेकिन फिलहाल 24 का आम चुनाव मोदी जी के। चुनाव की बात करें, अगर इसको आंकड़े देखे होंगे, कोई जीत हार का फैसला ठीक है, जो जीत गया वो सिकंदर होता है, लेकिन ये बड़ा अंतर नहीं था। ठीक, हाँ, बस वही इसीलिए मैं आपको जो कह रहा हूँ यही कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी अभी भी जितनी बड़ी जीत के बावजूद भी रिस्क उठाने की स्थिति में नहीं है। डर है बीजेपी इतनी बड़ी जीत के बाद भी रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और 2024 वो मोदी जी के नाम पर ही लड़ेंगे। उसके बाद हो सकता है आपको कुछ ऐसा, जैसे आपने अभी प्रदेशों में 3 प्रदेशों में देखा, हो सकता है आप केंद्र में भी देख लेंगे, फिलहाल 24 के इलेक्शंस तक मोदी जी ही हैं तो जैसा कि सत्ता का केंद्र बिंदु। तो जैसे कि हम लोग वही बात कर रहे थे कि अभी जो आने वाला समय है, तो लोकसभा भी कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव है, तो मोदी जी के नाम पे ही लड़ा जाएगा, चेहरा भी वही होंगे, सारा एक ही मतलब व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा चुनाव। अब लेकिन इसका जो परिणाम आएगा उसके बाद ही डिसाइड, क्योंकि अब ये बात तो उठेगी आज नहीं तो कल, कि जब राज्यों में कर सकते तो केंद्र में क्यों नहीं। तो ये थोड़ा सा अंदर पिंच हो रहा है, क्योंकि अंदर से कुछ जानकारियां लगी हैं, ये सब बुगाहट अभी से चलना शुरू हो गई, तो ये वाकई में क्या केंद्र में भी फिर आगे चल के कुछ चेंजेस होगा, तो अब ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तब तक अभी तो हम लोकसभा चुनाव देखेंगे कि मोदी जी वहाँ पर और मोदी जी की गारंटी कितना असर कर पाती है। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।